अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड से क्लास 10 का एग्जाम दीजिएगा तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम टू मेगा क्लासेस। मैं अभिनंदन सर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित इंपोर्टेंट परिभाषा, उसके नियम, आरेख, उदाहरण और उसके साथ साथ 30 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा जो सीधे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रकाश के प्रवर्तन का ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज के इस वीडियो में आपको नियम, परिभाषा सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। आप जरा समझिएगा प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आया है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की ये किरण है और ये किसी चिकने सतह पर टकराया। अभी देखिए माध्यम हवा से आ रहा है और टकराने के बाद ये हवा में ही निकल गया, यानी लौट गया, इसी को बोलेंगे परावर्तन। तो ये परिभाषा है प्रकाश के परावर्तन का। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से होकर के टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो प्रकाश चिकने सतह से टकरा करके लौटता है, परावर्तन होता है, इसका दो नियम है। पहला नियम क्या है, देखिए कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें जिसको हम आपतित किरण बोलेंगे और उस सतह से टकरा कर लौटने वाली किरणें जिसको परावर्तित किरण बोलेंगे और उस पर डाला गया ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है, ये देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का ये जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग दर्शाते हैं आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम लोग आर से दर्शाते हैं। और नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। जितना एंगल पर आपतित किरण आएगा दर्पण से टकराने के बाद उतना ही कोण बना करके वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण से गलत, आपतन कोण छोटा परावर्तन कोण से ये भी गलत, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ये सही है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता, वास्तविक होगा, आभासी और सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और बड़ा होगा। अब देखिए ये एक समतल दर्पण देखिए लगा हुआ है, यहां पर एक वस्तु रख दिया है। अब वस्तु रखने से इसका प्रतिबिंब देखिए उतना ही दूरी पर बन रहा है जितना दूरी पर वस्तु है, एक हो गया। दूसरा, वस्तु का साइज देखिए और प्रतिबिंब का साइज देखिए, दोनों सेम है, तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो गया। तीसरा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर आकार का होगा, और जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा, आभासी और सीधा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको याद करवा देते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा। तो विशेषता यही है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु बनेगा। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये याद कर लीजिएगा। ऐसा करिए, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए इसको आप कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। अब देखिए समतल दर्पण का फोकस जो है वो अनंत पे होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, फोकस दूरी भी अनंत पर होता है। ध्रुव पर गलत, बक्सा केंद्र पर गलत, अनंत पर, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने के दर्पण में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में और सोलर कुकर में किया था। तो अब से पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी
कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे, अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखो, तो क्या लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में यानी सैलून में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, हेडलाइट में, टॉर्च में और सोलर कुकर में किया था। तो 4 उपयोग हैं, इसमें कम से कम 2 उपयोग भी आप याद रखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन आप चारों उपयोग याद रखिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। जैसे यहाँ देखिए, वाहनों के पीछे देखने में गलत है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने के दर्पण में बिल्कुल सही है। सड़क के मोड़ पर गलत होगा, सुरक्षा दर्पण में गलत होगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के दर्पण में तो किया ही जाएगा, साथ साथ आप याद रखिएगा सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाएगा? दाढ़ी बनाने में, शेविंग मिरर में तो गलत है, अभी तो बता रहे थे कि अवतल दर्पण का उपयोग हुआ। टॉर्च में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। माइक्रोस्कोप में तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है, यानी कि आप देखे होंगे साइड में, खिड़की के बगल में, पीछे देखने के लिए या ड्राइवर के सामने भी एक आईना लगा हुआ रहता है, शीशा लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है, उसमें उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण में होता क्या है कि वस्तु का छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसके पीछे जितना भी वस्तु रहेगा दर्पण के पीछे, सबका छोटा छोटा प्रतिबिंब वो दर्पण में दिखाई देगा। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करके उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। तो यहाँ देखिए शेविंग मिरर में गलत है, टॉर्च में भी गलत है। वाहनों के देखिए पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा, ये आपका सही है। माइक्रोस्कोप में तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग उन्हीं स्थान पर किया जाएगा जहां विस्तृत क्षेत्र है कि पीछे का पूरा क्षेत्र देखना हो, और ये तभी संभव है जब सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा। तो ये सब्जेक्ट में भी पूछेगा कि वाहनों के साइड मिरर में या पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो आंसर लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए विस्तृत पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत गिरे तो परावर्तन कोण क्या होगा? अब देखिए परावर्तन कोण मतलब क्या होता है, समझिए बात को। जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है और ये दर्पण का अभिलंब है, ये नॉर्मल है। अब यहां से एक किरण आया, इसको बोलेंगे आपतित किरण, और ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण, और ये लौटा, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और ये जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। तब परावर्तन कोण, अब देखिए परावर्तन कोण क्या हुआ, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। अब देखिए 90 डिग्री पर लंबवत आ रहा है, तो लंबवत देखिए प्रकाश ऐसे आएगा तब ना लंबवत होगा। देखिए ये लंबवत हो गया 90 डिग्री, तो प्रकाश देखिए इधर से आ रहा है, तो अभिलंब के साथ ये प्रकाश की किरणें कितना कोण बनाएगा, कुछ भी कोण नहीं बनाएगा। तो अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपतन कोण अगर 0 है, देखिए यहाँ पर आ रहा है लंबवत, अभिलंब के साथ कुछ भी कोण नहीं बना, 0, तो आपतन कोण 0। अब जा रहा है लंबवत, परावर्तन कोण भी 0। याद रखिएगा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, अगर आपतन कोण 0 बना तो परावर्तन कोण भी 0 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलाकार दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलाकार दर्पण का ये ध्रुव होगा, ध्रुव किसे कहते हैं? तो अब देखिए समझिए गोलीय दर्पण क्या होता है। अभी तो हम लोग समतल दर्पण देख रहे थे, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लीजिए एक गोलीय कांच लीजिए, खोखला गोलीय कांच लीजिए, और उस खोखला गोलीय कांच को 20 से काट दीजिए। ये मान लीजिए कि एक खोखला गोलीय कांच है, इसको हमने 20 से काट दिया। अब इसके किसी एक सतह को, या तो भीतर वाला या तो बाहर वाला, अगर हम बाहर वाला को पॉलिश कर देते हैं या हम भीतर वाला को भी पॉलिश कर सकते हैं, तो यही बन गया गोलीय दर्पण, गोलाकार दर्पण। अब पूछ रहा है कि इस गोलाकार दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा। तो जरा समझिएगा, जैसे ये गोला है, तो गोला है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो ये केंद्र है, इस केंद्र को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र सी से। और जो गोला होगा, ये गोला टुकड़ा ऐसा गोला है, उसको हमने काटा 20 से, तो गोलीय टुकड़ा जो बचा उसका जो मध्य वाला बिंदु होगा, बीच वाला जो बिंदु होगा उसको ध्रुव बोलेंगे। ये वाला बिंदु इसको ध्रुव बोलेंगे, ये वाला बिंदु इसको ध्रुव बोलेंगे पी से। ये देखिए ध्रुव है पी से। तो फोकस गलत, दर्पण का मध्य बिंदु ये सही हो गया। याद रखिएगा परिभाषा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
अवतल दर्पण का फोकस होता है। अब देखिए अभी जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, ये देखिए, ये अगर हम बाहर से पॉलिश करते हैं तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और अंदर से पॉलिश करेंगे तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर गड्ढा वाला पार्ट पॉलिश करेंगे तो उत्तल, उभरा हुआ पार्ट पॉलिश करेंगे तो अवतल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। अब देखिए समझिए, बाहर से पॉलिश कर दिए, ये अवतल हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसका कहीं ना कहीं केंद्र यहाँ पर होगा। अब इसको हम मिला देते हैं तो इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, पी से सी, और वक्रता त्रिज्या के बीच में यहाँ पे होता है फोकस। यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगा, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, प्रकाश की किरणें आएगा, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। तो फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगर यही उत्तल में पूछेगा तो आभासी हो जाएगा। अगर कहीं आएगा तो उसको देखेंगे हम लोग आगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल का फोकस कहाँ होता है? चलिए अभी बता रहे थे आभासी होगा, उत्तल का फोकस देखिए कैसा होगा? आभासी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का नियम गलत, परावर्तन का नियम सही, स्नेल का नियम गलत, ओम का नियम गलत। प्रकाश का परावर्तन जो है वो परावर्तन के नियम का पालन करेगा, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूर होता है? तो समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर पर रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर पर बनेगा। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगा। ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अब देखिए, अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, बीच में देखिए फोकस है। वस्तु जो है सी और एफ के बीच, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। समानांतर किरणें गया, फोकस से गुजरा, प्रकाशीय फोकस से होकर गुजरने वाले किरणें समानांतर हो जाएगा। अब जहां पर ये कटेगा वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, समानांतर होगा, या ध्रुव से गुजरेगा? तो देखिए याद रखिएगा, गोलीय दर्पण से, अब वो उत्तल हो या अवतल हो, गोलीय दर्पण से जब प्रकाश की किरणें चलती है तो इसके लिए 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि वैसा किरण आरेख जो मुख्य अक्ष से समानांतर हो, वो दर्पण से टकराने के बाद, यानी परावर्तन के बाद, या तो फोकस से गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होगा। अगर उत्तल दर्पण रहा तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, अवतल रहेगा तो फोकस से गुजरेगा। एक नियम। दूसरा नियम, अगर कोई किरण फोकस से ही गुजरता हो तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और तीसरा है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण गुजरता है तो परावर्तन के बाद वो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष समानांतर चलती किरणें फोकस से गुजरेगा, फोकस से आने वाली किरणें परावर्तित होकर के समानांतर हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें अपने ही पथ पर लौट जाता है। तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से गुजरेगा। ऑप्शन होगा ए सही। सभी नियम को भी आप याद करते जाइएगा, इससे सब्जेक्टिव आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी का संबंध क्या? अब यहां पर देखिए, पी से सी यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का संकेत आर है, और ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ये स्मॉल एफ है। अब जरा आप देखिएगा चित्र से, ये वाला देखिए और ये देखिए, नहीं लग रहा है कि फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है? या उल्टा कर दीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना है। यानी अगर ये मान लीजिए कि फोकस 5 है तो ये डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी आर फोकस का दुगना होगा। आर फोकस का दुगना होगा, या उल्टा रखिए, फोकस आर का आधा होगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना और फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परावर्तन में परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे होते? तो एक ही तल पर होते हैं, अलग अलग थोड़ी होगा। गलत है, समानांतर भी नहीं होगा, लंबवत भी नहीं होगा। आगे बढ़िएगा,
टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल गलत है, अवतल दर्पण सही होगा, उत्तल दर्पण गलत हो जाएगा। दंत चिकित्सक यानी दांत का जो डॉक्टर होता है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल, अवतल सही है। देखिए जो डॉक्टर है वो रोगियों के दांत को चेक करने के लिए यहां पर देखिए अवतल दर्पण रखता है, इसलिए ताकि ये यहाँ पे जो है टॉर्च से जो लाइट मारेगा वो फोकसित करके यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा या वर्धित करने के लिए देखता है, जिसमें वस्तु जो है यानी कि ये जो दांत है वो फोकस के भीतर रहता है, इसलिए वो देख पाता। तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी दर्पण का फोकस 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? अब देखिए R इक्वल टू रिलेशन है 2f, अब फोकस है 15 तो 15 दूनी 30 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन है, कज्जो वस्तु को रख दीजिए, उसका छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा ताकि पीछे के वो पूरा एरिया को देख सके, इसीलिए ड्राइवर जो है अपने आगे में उत्तल दर्पण लगाया हुआ रहता है। तो सही आंसर होगा आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक और बड़ा गलत हो जाएगा, वास्तविक उल्टा गलत होगा और समान आकार का ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, दूसरा नियम ही है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? अब देखिए उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कहीं पर भी वस्तु रखे, लेकिन अवतल में ऐसा नहीं है। अवतल में एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पर कि हमको आभासी और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वो कंडीशन कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखिए, फोकस और ध्रुव के बीच में। यहाँ देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच में अगर वस्तु रहेगा तब यहां पर वस्तु से बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी के बाहर हो गलत, सी पर हो गलत, पी और एफ के बीच हो, ये हो जाएगा आपका सही आंसर सी। एफ पर हो तब तो अनंत पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में यानी कि वाहनों के पीछे देखने के लिए किया था। देखिए अभी ये गाड़ी में लगा हुआ है, इसके बाद पीछे से देखिए गाड़ी आ रहा है, इसका छोटा सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा ड्राइवर को। तो टॉर्च में गलत, सेविंग मिरर में गलत, दंत चिकित्सक में गलत, ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? अब देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, अब f है 20 तो 20 दूनी 40, सही आंसर देखिए ऑप्शन सी होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, देखिए समझिए बात को, ये बाहर से पॉलिश कर दीजिए, ये ध्रुव है, ये सी है, मिला दीजिए मुख्य अक्ष है, और ये फोकस है। अब यहां से देखिए एक समानांतर किरण आया, फोकस से गुजरेगा, एक समानांतर किरण आया, फिर फोकस से गुजरेगा, एक समानांतर किरण आया, फिर फोकस से गुजरेगा। तो अवतल दर्पण में हो क्या रहा है कि सभी परावर्तित किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिल रहा है, यानी इसको बोलेंगे अभिसरित होना, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अभिसारी। क्यों हुआ? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे क्योंकि समानांतर किरणें फोकस पर आकर के एकत्रित हो जाती है, और ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव पूछेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में सभी समानांतर किरणें फोकस पर आकर के मिलती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा इसको, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो फोकस पर बनेगा गलत है, वक्रता केंद्र पर बनेगा गलत है, ध्रुव पर बनेगा गलत है, अनंत पर बनेगा ये बिल्कुल सही है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो जिसको जल्दी से शेयर मार दीजिए और लाइक मार दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। बक्सा त्रिज्या गलत, फोकस दूरी सही। आपतन कोण गलत, मुख्य अक्ष गलत। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? दर्पण के पीछे होता है, गलत बात है। दर्पण के पीछे तो उत्तल में होता है, दर्पण के सामने होता है, ये बिल्कुल सही। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ है? दर्पण के सामने है। दर्पण रंगा हुआ है तो ये तो पीछे इधर हो गया, ये रहेगा कहाँ? उत्तल रहेगा तब होगा, लेकिन अवतल पूछ रहा है तो सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? अभी तुरंत बता रहे थे। अगर उत्तल रहेगा तो दर्पण के, देखिए दर्पण है ना, ये आगे देखिए शीशा है, पीछे रंगा हुआ, तो पीछे मतलब क्या हुआ? पीछे मतलब रंगा हुआ पीछे हो गया। तो फोकस कहाँ पर है? देखिए पीछे है, दर्पण के पीछे रहेगा। दर्पण सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ क्या है? फोकस दूरी, यू क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और भी क्या है? तो वस्तु की दूरी। अब मिलाइए कौन सा सही होगा? 1/f इक्वल टू 1u 1v गलत हो गया, 1/f 1u ये सही हो गया, ये दोनों गलत हो गया। तो सही आंसर दर्पण सूत्र का याद रखिएगा 1/f 1/u प्लस 1/v। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो का, जो आपको बताया गया था शुरू में कि 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट है, यदि f 15 सेंटीमीटर तथा u 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो अभी हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं उसी पर पूछ दिया, न्यूमेरिकल टाइप ऑब्जेक्टिव देखे ये। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। अब 1/v यानी प्रतिबिंब निकालना है, तो 1/f ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f, एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर, माइनस यू कितना है? तो यू है 30 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो 15 और 30 का एलसीएम आएगा 30, तो 15 दूनी 30 यानी 1/30 यानी सही आंसर होगा इसका 30 सेंटीमीटर पर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का हम लोग महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, इसके साथ साथ परिभाषा नियम सब कुछ आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास 10th के फिजिक्स का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।